In the last class, we discussed about your properties of laser light, right? लेज़र की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने डिस्कस किया था. दैट इज़ इट इज़ हाईली कन्वर्जेंट. ठीक है. डायरेक्शनल है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है. ओके, मोनोक्रोमेटिक है और कोहेरेंस जो है हमने ये सब डिस्कस किए थी. 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिस्कस की थी. Today in this class we'll discuss about emission and absorption coefficient. ठीक है, जिनको हम आइंस्टीन कोफिशिएंट भी बुलाते हैं. ओके. तो होता क्या है कि आप के जो नॉर्मल अगर दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, मैं अगर इसको E1 एनर्जी है, इसका E2 एनर्जी है. ओके. और इसमें सपोज आपके N1 नंबर ऑफ एटम्स हैं और इसमें यहाँ पे है N2. ठीक है, एट एनी आर्बिट्रेरी टाइम t. ओके. तो हम क्या करते हैं कि हमने कोई बाहर से सोर्स डाला तो ये आपका एब्जॉर्प्शन होगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं N1 जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, या फिर सपोज मैं सब कहती हूँ कि N0 था इनिशियल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे इन योर ग्राउंड स्टेट. ठीक है, उसमें से कुछ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे पहुँच जाएंगे एक्साइट होकर. ओके. एंड आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर योर जितना आपका लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट का, वो उतनी देर तक वहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद वो डी एक्साइट होंगे विद एमिशन ऑफ योर सर्टेन रेडिएशन. ठीक है. तो अगर ये जो एमिशन है अपने आप अगर हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, तो हम उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन. ठीक है. तो आपका जो एमिशन जो है दैट इज़ ऑफ टू काइंड. वन इज़ योर स्पॉन्टेनियस एमिशन, द अदर वन इज़ योर स्टिमुलेटेड एमिशन. स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि हम स्टिमुलेट करते हैं ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं एक्साइटेड स्टेट में, कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मतलब इस तरीके से हम स्टिमुलेट करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आपके एमिट करेंगे रेडिएशन को. तो जो आपका एमिशन ऑफ रेडिएशन होगा दैट विल बी इन अ पर्टिकुलर दैट विल बी ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इन अ पर्टिकुलर फेज. ठीक है. अब फेज का क्या रोल है कि हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है इंसिडेंट की है, जो आपका एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है टू हायर एनर्जी लेवल्स. ठीक है. तो और फिर ये वापस डी एक्साइट हो रहा है. अगर ये इन फेज है इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, और फिर जो आपकी एमिट जो हुई है या ट्रांसमिट जो हुई है रेडिएशन, ठीक है, इफ़ दे आर इन फेज, तो आपका क्या होगा, जो आपने रेडिएशन एमिट की थी वो सपोज इतनी की थी और ये इसके साथ इन फेज और सुपरपोज करके उसका एम्प्लीफिकेशन कर देता है. ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ा देता है. तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ रेडिएशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है, कि एमिशन जो है वो स्टिमुलेटेड हो रहा है और एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इंसिडेंट रेडिएशन का. ठीक है. तो जो आपके रेडिएशन जो यहाँ पे बन रही है उसको हम बोलते हैं लेज़र. ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या डिफरेंस है कि स्पॉन्टेनियस में जो आपका एमिशन होगा वो बाय डिफॉल्ट बाय नेचर होगा अपना आर्बिट्रेरीली किसी भी डायरेक्शन में होगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ इन फेज हो. तो आपका एम्पलीट्यूड जो है ट्रांसमिटेड रेडिएशन का वो एम्पलीफाइड नहीं होगा. अगर होगा तो थोड़ा बहुत होगा इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हल्का सा एम्पलीफिकेशन मिल जाएगा और बाकी सब डायरेक्शन में कुछ एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा. ठीक है. तो आपके जो नॉर्मल जो ये इनकैंडिसेंट लैंप होते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा होता है और कोई एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट नहीं होता है. लेकिन लेज़र लाइट जो होती हैं एक तो वो कलर्ड आपको दिखाई देंगी. ठीक है, कलर्ड होता है कि आपका ग्रीन है या रेड कलर जो है आप देखते हैं, तो वो क्या होता है मोनोक्रोमेटिक है, तो एक कलर आपको दिखाई देगा, एक वेवलेंथ आपको दिखाई देगा, कि उसमें क्या है हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया है, फेज़ हमने फिक्स कर दिया है कि इंसिडेंट रेडिएशन के साथ इन फेज़ हो ताकि आपका एम्पलीफिकेशन हो. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे आइंस्टीन कोफिशिएंट की. ठीक है. अब ये जो ज्योमेट्री है वो किस तरीके से हम अटेन करते हैं. अभी मैंने कहा ना कि यहाँ पे दो आपके हैं, एक हायर एक्साइटेड स्टेट में जो है हम उनको स्टिमुलेट कराते हैं कि वो नीचे डी एक्साइट हो. ठीक है. तो ये इतना इजी नहीं है जितना ये दिख रहा है. ठीक है, इसकी प्रोसेस जो है ज्योमेट्री जो है वो अलग होती है कि हमें 3 लेवल लेज़र होना पड़ता है. तो यहाँ पे ये इधर इस लेवल पे स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है और ये स्पॉन्टेनियस जो हो रहा है इन दो लेवल्स के बीच में वो जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो आपका स्टिमुलेट करती है यहाँ पे इस एनर्जी लेवल से यहाँ पे इन रेडिएशंस को एमिट करने के लिए. तो यहाँ पे ये
आपका इंसिडेंट एक तरीके से कंसिडर किया जाएगा और यहाँ से जो स्टिमुलेशन के बाद जो रेडिएशन निकल रहा है दे विल बी इन फेज एंड दे विल रिजल्ट इनटू एम्पलीफाइड रेडिएशन। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आपकी होंगी। ओके, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए डिपेंडिंग ऑन आपका मीडियम क्या लिया हुआ है, मटेरियल क्या लिया हुआ है लेज़र क्रिएट करने के लिए, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो है हम प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। प्रोसेस इन द सेंस जो एनर्जेटिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे, कोफिशिएंट्स की, कि किस तरीके से आपका जो है हम इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका ये जो फाइनल जो हमें लेज़र लाइट मिलेगा। ओके, तो हम फॉर द टाइम बिंग कंसिडर करते हैं कि जो भी एटॉमिक मीडियम हमने लिया है जिसका हम लेज़र बना रहे हैं, that is consisting of two energy levels, ठीक है, having energy E1 and E2 and number of atoms are N1 and N2 respectively। ठीक है, अब आपका E1 है एक एनर्जी लेवल, एक E2 है। ठीक है, E1 है और एक E2 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स E2 है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है, ठीक है, दैट इज़ योर E2 माइनस E1। अब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इसके बराबर है डेल E इज इक्वल टू दिस E2 माइनस E1, तो ही आपका एब्जॉर्प्शन होगा। इससे कम होगा तो भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स में क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जाती है या एमिट की जाती है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो आपने जो इंसिडेंट फोटोन अगर ये फ्रीक्वेंसी के मैच कर रहे हैं तो ही आपका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ये गैप है, एनर्जी गैप, ठीक है, दैट इज लेट अस से एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है, अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँ, 2 पाई से डिवाइड करूँ, तो ये तो बन गया एच क्रॉस। ठीक है, एच ओवर 2 पाई बन गया आपका एच क्रॉस। ठीक है, और ये 2 पाई को मैं इधर लेके जाऊँगी इस तरफ, तो ये आ गया आपका 2 पाई। ठीक है, और ये इधर जो ऊपर ये 2 पाई न्यू था ये क्या बन जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ इसको एच क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू दिस, सॉरी 2 पाई नहीं, 2 पाई तो न्यू it was, let me do it again, h न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, 2 पाई से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 पाई से डिवाइड किया, ये तो बन गया आपका h क्रॉस, और 2 पाई न्यू बन गया आपका ओमेगा। 2 पाई न्यू इज ओमेगा, h ओवर 2 पाई इज h क्रॉस E2 माइनस E1। तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जो है आ जाएगी E2 माइनस E1 ओवर h क्रॉस। ठीक है, तो कोई भी दो एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी E1 और E2 है, ठीक है, तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा दैट विल बी गिवन बाय दिस E2 माइनस E1 ओवर h क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे ओके। अब अगर हम ये कहें कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएं, अगर हम ये कहें कि B12 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो बता रहा है कि आपके नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके प्रोपोर्शनल है फ्रॉम एनर्जी लेवल 1 to 2। ठीक है, तो आपका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है कि कितना एब्जॉर्प्शन होगा और कितना उसके करस्पॉन्डिंग एक्साइटेशन होगा। ठीक है, एक्साइटेशन तो डिपेंड करेगा आपका कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम, ठीक है, कितने टाइम है, पर सेकेंड ले रहे हैं हम, बाय द मीडियम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, दैट विल डिपेंड ऑन कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और आपकी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो आप यहाँ पे रेडिएशन जो एमिट कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, और एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन ओमेगा। ठीक है, तो ये अब ओमेगा क्या है, ये ओमेगा हम कहाँ से चूज़ करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसके करस्पॉन्डिंग आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ही आपका एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट जो है रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं कि ये इतनी होनी चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका अब यहाँ पे क्या चीज़ जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके कितने नंबर हैं, कितनी डेंसिटी है। ठीक है, और ये एक हमने कोफिशिएंट की उसके प्रोपोर्शनल है, एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू N1, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन द ग्राउंड स्टेट, और आपकी जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी डेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी हैवी, कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हम उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शनल है आपके अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ इसको मैं एक कोफिशिएंट जो है लिख दिया मैंने B12 N1 U ओमेगा। ठीक है, B12 क्या बता रहा है, ये कोफिशिएंट बता रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल 1 से 2 में कितने ट्रांजिशन आपके पॉसिबल हैं।
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है सिमिलरली अगर अब्जॉर्प्शन आपका हो गया है, ओके, तो यहाँ से अब थोड़ी देर के बाद डी एक्साइटेशन भी होगा, या फिर हम कहें फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन एमिट हो रही है उसको हम बोल रहे हैं एमिशन, ठीक है। तो अगर आपका अब्जॉर्प्शन तो क्या है कि आपने रेडिएशन एमिट की, एब्जॉर्ब हो गया, कोई हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही स्पॉन्टेनियस एमिशन में भी हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, अपने आप वो कुछ टाइम के बाद डी एक्साइट हो जाएगा, एमिशन होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके लिए भी हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आपका जो एमिशन जो है, एक तो आपका हो गया नेचुरल एब्जॉर्प्शन, एंड स्पॉन्टेनियस जो एमिशन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग भी हम एक कोफिशिएंट डिफाइन करें 8:1 जो अपने आप हो रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे N2 नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो एमिशन हो रहा है स्पॉन्टेनियस एमिशन, वो डिपेंड करेगा आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स है, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन दी एक्साइटेड स्टेट। उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं कोफिशिएंट डिफाइन किया है 8:1, ठीक है, कि सेकेंड स्टेट में से फर्स्ट स्टेट में जितने नंबर ऑफ आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं दैट आर प्रोपोर्शनल टू योर N2, ओके। तो ये क्वांटिटी हो गई, दिस करस्पॉन्ड टू योर स्पॉन्टेनियस emission, and that was you can say spontaneous absorption and emission, ठीक है। फिर थर्ड जो चीज़ है कि हम एक्सटर्नल कोई सोर्स मतलब लगा रहे हैं कि स्टिमुलेट करने के लिए कुछ हमने इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की है कि स्टिमुलेट हो रहा है एक पर्टिकुलर फेज में, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो एमिट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं B21, वो जो कोफिशिएंट है स्टिमुलेटेड के करस्पॉन्डिंग। अगेन वो डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने थे एक्साइटेड स्टेट में, अलोंग विथ यू ओमेगा जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेंसिटी जितनी आपने लगाई उसी के करस्पॉन्डिंग आपका अब्जॉर्प्शन होगा। अब्जॉर्प्शन जितना ज़्यादा होगा प्लस आपके N2 कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स आ गए, डेंसिटी भी आ गई और N2 भी आ गया, और उसके करस्पॉन्डिंग 2 से 1 की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है तो 2:1 हमने उसको कोफिशिएंट लिख दिया। तो 8:1, B12 एंड B21 दीज आर कॉल्ड योर आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक है, एंड दे आर डिटरमिन्ड बाय एटॉमिक सिस्टम। एटॉमिक सिस्टम मतलब आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, ओके। तो अब हमने देखा कि आपका जो B12 जो है एब्जॉर्प्शन जो है टोटल, ठीक है, उसके इक्वल ट्रांजिशन जो है, जितने आपके अप ट्रांजिशन हुए उतने ही आपके डाउन ट्रांजिशन होने चाहिए। अब उसमें से कुछ स्पॉन्टेनियस होंगे, कुछ स्टिमुलेटेड होंगे, तो आपके जितने अप ट्रांजिशन हो रहे हैं मीन्स जितने एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं B12 N1 U ओमेगा दैट मस्ट बी इक्वल टू योर स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टिमुलेटेड एमिशन, ओके। यहाँ से यू ओमेगा की डेंसिटी की अगर हम एक्सप्रेशन निकालना चाहें आइंस्टीन कोफिशिएंट में ये आ जाएगा 8:1 अपॉन B12 N1/N2 माइनस B21, ठीक है। ये इधर इसको लेके जाओगे, ओके, और यू ओमेगा एक तरफ कलेक्ट कर लोगे तो इट्स सिंपल, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, ठीक है, कि N1/N2 दो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं N1/N2 इज एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 - E1/kBT। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स का डेल ई, ये आपने पढ़ा होगा ना रिलेशन, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं तो वो डिपेंड करता है H/KT। H/nu मतलब यहाँ पे डेल ई आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज़ योर बोल्ट्जमैन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे यही रिलेशनशिप लगा के ये निकाला है कि N1 है आपका N2 पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और आपका डेल ई ओवर के टी यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये E2 - E1 हमने कहा, H क्रॉस ओमेगा जो भी ऊपर ओमेगा की ये वैल्यू हमने लिखी थी H क्रॉस ओमेगा इज डेल ई E2 - E1, ठीक है। तो ये रेशो जो है N1/N2 का वैल्यू हम निकाल सकते हो, यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 8.5 में, तो हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन, डेंसिटी जो है आपकी आ गई दिस। ये किसकी की डेंसिटी है, जो आप एब्जॉर्प्शन के लिए जो रेडिएशन एमिट कर रहे हो, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने के लिए जो आप रेडिएशन एमिट कर रहे इंसिडेंट कर रहे हो, नॉट एमिट, इंसिडेंट कर रहे हो, उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके की होनी चाहिए।
तो ये A21 B12 और N1 ओवर N2 हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल ऑफ H क्रॉस ओमेगा ओवर KBT माइनस B21। ओके, अब ये डेंसिटी जो है इसको हम जो है प्लैंक्स लॉ से जो है आपकी डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है इस तरीके से। ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स लॉ ऑफ एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि डेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो इस तरीके से इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, ओके, अज्यूमिंग यहाँ पे B21 को अगर हम B12 अज्यूम कर लें, ठीक है, B12 मतलब जितने एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं उतने ही आपके डाउनवर्ड ट्रांजिशन हो रहे हैं, लेट अस से इक्वल टू B। ठीक है, अल्सो हम ये अज्यूम करते हैं G1 B12 इज इक्वल टू G2 B21। यहाँ पे G1 G2 क्या है, स्टेटिस्टिकल वेट्स हैं ऑफ लोअर एंड अपर लेवल्स। ये हम जो आपकी जो हमने ये किया था ना स्टेटिस्टिक्स, बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स और फर्मी डिराक स्टेटिस्टिक्स, वहाँ पे हमने स्टेटिस्टिकल वेट्स की बात की थी। कोई यहाँ पे ये G1 ये बेसिकली आपको एनर्जी लेवल्स जो हैं ये सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे G1 और G2 जो है स्टेटिस्टिकल वेट्स अगर हम लेते हैं, इनको डीजेनरेसी पैरामीटर्स भी बुलाते हैं। ओके, तो B12 इज इक्वल टू B21 यहाँ पे हम लेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा नीचे, एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस -1 बचेगा, ये एक्सप्रेशन बचेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो कोफिशिएंट है A21 ओवर B21, ठीक है, इज इक्वल टू H क्रॉस क्यूब ओवर पाई स्क्वायर C क्यूब। ठीक है, प्लैंक्स फॉर्मूला जो है डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, उससे हमने कंपेयर किया और ये हमारे पास रेशियो आ गया बेसिकली आपके आइंस्टीन कोफिशिएंट्स का। कौन से कोफिशिएंट्स का, ये आ गया A21 तो क्या था, स्पॉन्टेनियस जो एमिशन हो रहे थे उसका कोफिशिएंट था। B21 जो था आपका स्टिमुलेटेड जो हो रहे थे उनका रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो जो है हमारा यहाँ पे आ गया H क्रॉस ओमेगा क्यूब अपॉन पाई स्क्वायर C क्यूब। ओमेगा क्या है, आपकी जो इंसिडेंट जो रेडिएशन है एब्जॉर्प्शन करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से हम जो है इस तरीके से इन दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो जो है निकाल सकते हैं। अब इसको मैं H क्रॉस ओमेगा से यू ओमेगा से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है यहाँ पे ये आपका रिलेशन आया, ये था ना यहाँ पे यू ओमेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये निकाल लिया A21 ओवर B21 है, तो यहाँ से यू ओमेगा दैट कम्स आउट टू बी A21 अपॉन B21 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस H क्रॉस ओमेगा अपॉन KT माइनस 1। तो ठीक है, यहाँ से हम इसको इधर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियली क्या बन जाएगा, A21 B21 U ऑफ ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये एक्सपोनेंशियल टर्म इधर आ गई, यू ओमेगा इधर आ गया, H क्रॉस ओमेगा KT माइनस 1, ये बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये अज्यूम करूँ कि H क्रॉस ओमेगा इज मच मच स्मॉलर देन KB यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म में, तो हम ये इसको ये दिस इज यहाँ पे ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ये चीज़ अगर बहुत H क्रॉस ओमेगा इज मच स्मॉलर देन KT, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 1 + x का जो एक्सप्रेशन होता है कि हम हायर ऑर्डर्स को इग्नोर ही कर देते हैं, तो ये सिंपली ये इतना बच जाएगा और -1 ये, तो ये कैंसिल होके ये बन जाएगा A21 ओवर B21 U ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओनली H क्रॉस ओमेगा ओवर KT यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये रेशियो जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड जो एमिशन है उनका रेशियो जो है और डेंसिटी का इफेक्ट देखते हुए देख रहे हो कि सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द अदर केसेस कि अगर आपका H क्रॉस ओमेगा ओवर KBT बहुत ज़्यादा है तो उस अच्छा यहाँ से अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि इस केस में तो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगर H क्रॉस ओमेगा यहाँ पे बहुत कम है तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, <1 आएगी, तो A इज़ मच लेस देन B, मीन्स आपका स्पॉन्टेनियस जो एमिशन है दे आर लेस देन दी स्टिमुलेटेड एमिशन। रिवर्स इज A ओवर B इज लाइक अगर H क्रॉस ओमेगा आपका KT से ग्रेटर है तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1, तो A इज़ मच मच ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा है और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है आपके कम है। तो इस तरीके से आप ये कोफिशिएंट्स जो है आइंस्टीन कोफिशिएंट से आप बता सकते हैं
कि आपका जो आपने ज्योमेट्री जो ली हुई है, जो लिया हुआ है स्कीम जो ली हुई है, उसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन ज़्यादा हो रहे हैं या स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ से इन्होंने एक की कैलकुलेशन करके देखी हुई है, एच क्रॉस ओमेगा ओवर के बी टी निकाला हुआ है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू निकाली है, उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू निकाली हुई है। ठीक है, टी की वैल्यू इतनी ले ली है इन्होंने, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ से ये चीज़ आती है। ठीक है, तो दिस इज एट ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी जो विजिबल रेंज जो है आपने ली है यहाँ पे। ठीक है, ये लेमडा की वैल्यू 6000 ली हुई ना, ये ऑप्टिकल रेंज है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है आपकी, है ना। तो 6 जो के है जो है आपकी यहाँ पे विजिबल रेंज में आती है। तो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी के केस में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन इज डोमिनेटिंग एंड मेकिंग ऑर्डिनरी सोर्स इनकोहेरेंट। जो आपके जो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है दे आर मच ग्रेटर देन योर स्टिमुलेटेड एमिशन, और क्या है आपकी इनकोहेरेंस हो रही है वहाँ पे। अगर उल्टा होता तो आपका कोहेरेंट होता और आपकी लेज़र लाइट बन रही होती। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये इनकोहेरेंट बन गया है। ठीक है, रिवर्स इज वाइस वर्सा, कि ये अगर ये इधर होता तो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज होते और आपकी लेजर लाइट जो है वो बन रही होती। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि सोर्सेज जो है, कोई गिवन सोर्स है वो इनकोहेरेंट होगा या कोहेरेंट होगा। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन होगा कि नहीं होगा, यूजिंग योर दिस idea ratio of your Einstein coefficient, absorption coefficient and your stimulated emission coefficient. Okay, now let us talk about लाइफ टाइम। अभी हमने बात की कि दो एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ से एक्साइटेशन होगा, फिर ये इसकी जितनी लाइफ टाइम है वहाँ तक ये रुकेगा, फिर वापस डे एक्साइट होगा तो एमिशन होगा। ठीक है, तो सब मतलब ये क्वाइट सिग्निफिकेंट थिंग है, दिस पैरामीटर है लाइफ टाइम ऑफ योर एक्साइटेड स्टेट। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट पे डिपेंड करेगा आपका, एक तो ये टाउ सी जो है कोहेरेंस लेंथ जो कल हमने निकाली थी, वो भी यही चीज़ थी कि कितना ये एक्साइटेड स्टेट का कितना लाइफ टाइम है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लाइफ टाइम क्या होता है कि आपके जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इनिशियली सपोज n नोट थे हायर एक्साइटेड स्टेट में, यहाँ पे अगर n नोट थे तो कितने टाइम में ये 1/e² हो जाएंगे, 1/e² ऑफ दिस n नोट। ठीक है, तो n नोट बाई ई स्केयर जितने टाइम में होते हैं दैट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। और ये जो टाइम है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एवरेज लाइफ टाइम ऑफ योर लाइफ टाइम स्पेंड, या कितना टाइम स्पेंड किया एटम ने इन दिस हायर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि जो लाइफ टाइम है किसी भी एक्साइटेड स्टेट का, दैट इज़ इक्वल टू द एवरेज टाइम स्पेंड बाय एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट। और मतलब जो एकदम प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यही है कि आपकी एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स है 1/e, सॉरी मैंने ई स्केयर लिख दिया, दिस कि 1/e टाइम अगर जहाँ पे हो जाते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो वो जो टाइम है दैट इज़ योर लाइफ टाइम ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे ये अगर n नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, कोई स्टेट है n एटम जो है लेट अस से इज इन द एक्साइटेड स्टेट n, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कि किसी भी एटम की उसको लीव करने की मतलब कि वहाँ से वो ट्रांजिशन अगर करे डाउनवर्ड। ठीक है, तो p अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है dt टाइम में, ओके, तो वो डिपेंड करेगा आप यहाँ पे आपके कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए, dn कितने नंबर ऑफ एटम्स चेंज हुए, कि इनिशियली तो यहाँ पे n नंबर थे इन दिस n स्टेट, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी p थी, तो dt टाइम में कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे ये dn जो है इनिशियल कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे, कितनी प्रोबेबिलिटी थी ओवर द टाइम dt। तो इससे हम निकाल सकते हैं आइडिया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स चेंज हुए, ट्रांजिशन कितने एटम्स ने किया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग n जो है दैट कम्स आउट टू बी pt प्लस c। इस कांस्टेंट को निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे कि जब इनिशियली हमने देखा t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो थे n नोट थे। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो c की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ n नोट आ जाएगी, ये यहाँ पुट करेंगे तो n जो है आ गया आपका यही एक्सप्रेशन, n इज इक्वल टू n नोट e रेज टू पावर माइनस pt। एक्सपोनेंशियली आपके जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होने का मतलब
आपके यहाँ पे ट्रांजिशन होते रहेंगे यहाँ से, तो एन नोट से आपके ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते रहेंगे, एन नोट ई रेज टू पावर माइनस पी टी के फॉर्म में। पी क्या है? प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांजिशन होने की। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एवरेज लाइफ टाइम आप निकालोगे तो कितने नंबर ऑफ एटम्स पर, मतलब पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है, ट्रांजिशन कितने हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा पी टी डी टी, और कितने नंबर आपके एटम्स जो है ट्रांजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने निकाला, एन नोट पी जो है ये कांस्टेंट है, बाहर निकल के टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे, वैल्यू जो है 0 से इन्फिनिटी रखेंगे। 0 से इन्फिनिटी क्यों रखी है हमने, कि आपका टाइम जो है मिनिमम टाइम 0 हो सकता है, मैक्सिमम टाइम लाइफ टाइम लेटर से इन्फिनिटी है। ठीक है, हालांकि इन्फिनिटी होता नहीं है, एक्सट्रीम केस लिया हुआ है। ये वैल्यू सब हम पुट करेंगे तो आपकी लाइफ टाइम जो है टाउ जो है दैट कम्स आउट टू बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कि ये यहाँ से यहाँ तक आने के कितने चांसेस हैं, उसके ऊपर आपका जो है डिपेंड करता है। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट। कौन सा आइंस्टीन कोफिशिएंट? बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ए जो है यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा था वो तो था B12, और जो यहाँ से यहाँ पे जो आ रहे थे ट्रांजिशन, जिसको हमने बोला था A21, स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो कोफिशिएंट था। स्पॉन्टेनियस एमिशन मतलब अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट कितने हो रहे हैं उतनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज योर ए ओनली, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ टाइम ऑफ योर एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन कोफिशिएंट जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ टाइम ऑफ योर एक्साइटेड स्टेट। है भी यही, जितनी भी उसकी लाइफ टाइम होगी, सपोज मतलब इन जनरल 10⁻⁸ सेकेंड होता है, उतनी देर तक तो रुकेगा, इसके बाद तो वो क्या ऑटोमेटिकली अपने आप ट्रांजिशन कर ही रहा है। ठीक है, तो अपने आप ही एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एम्प्लीफिकेशन ऑफ योर रेडिएशन। एम्प्लीफिकेशन क्या है, अभी जैसे मैंने बताया था कि ये हमने कोई एक्टिव मीडियम लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने बीम इंसिडेंट की, इसमें से एमिशन हुआ। अब इंटरनली तो यही चीज़ हो रही है, दो एनर्जी लेवल है, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर ये एमिट हुआ, यहाँ से ये ट्रांजिशन हुआ और फिर एमिशन हुआ। तो इंसिडेंट रेडिएशन के अगर इन फेज है तो आपकी जो लाइट है वो एम्पलीफाई होके आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीफाइड बीम। ओके, तो यहाँ पे ये अब क्या है, क्वांटाइज्ड है एनर्जी लेवल्स, एक क्वांटा ऑफ फोटोन ही एब्जॉर्ब होगा, क्वांटा ऑफ फोटोन ही रिलीज होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटम एम्प्लीफिकेशन। ओके, और फिर ऐसे ही स्पॉन्टेनियस जो एमिशन होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में तो क्या है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में आपके एमिशन हो रहे हैं, तो आपका एम्प्लीफिकेशन जो है वो इतना नहीं होता है, वो सिर्फ आपका जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका अटेनुएशन ही कर रहा है वो, बल्कि आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो है इंटेंसिटी जो है वो घट ही जाती है, तो इसको हम अटेनुएशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये जो है आपके जो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहे हैं, जो कभी किसी भी डायरेक्शन में आपको रेडिएशन जो है दे रहे हैं, दे आर ट्रीटेड एज योर क्वांटम नॉइज। ठीक है, ये कोई आपको एक फिक्स अच्छी कोई प्रैक्टिकल यूज़ के लिए लाइट नहीं दे रहे हैं, एम्पलीफाइड लाइट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वांटम नॉइज। ओके, तो अब हमें एम्प्लीफिकेशन करना है रेडिएशन का, जो रेडिएशन आपकी एमिट हो रही है वो, तो उसके लिए हमें पहले देखनी पड़ेगी काइनेटिक। ठीक है, काइनेटिक ऑफ ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन क्या है कि आपकी ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, आपने यहाँ पे ऑप्टिकल रेंज की लाइट इंसिडेंट की, वो कैसे अब इस चीज़ के लिए ना हमारी स्कीम ऐसी होनी चाहिए। स्कीम का मतलब जो हमारा एक्टिव मीडियम जो है, एक्टिव मीडियम मीन्स जिसका हम लेज़र बना रहे हैं, वो कोई गैस भी हो सकती है, हीलियम नियॉन लेज़र, कोई सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, उसमें हमने जैसे रूबी की रोड हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिव मटेरियल मीडियम है ये क्या एटम्स के बने हुए हैं, हीलियम नियॉन भी एटम्स हैं, तो इनके एनर्जी लेवल्स जो हैं, इनके बीच का गैप जो है आपका अगर ऑप्टिकल रेंज में आ रहा है तो ही ये चीज़ पॉसिबल है कि ये एब्जॉर्प्शन हो, फिर ट्रांजिशन जो है आपके होंगे अप ट्रांजिशन या डाउन ट्रांजिशन। ठीक है, तो होता क्या है कि आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है एक बार तो एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी एक बार कम होगी, ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। ये क्या कर रही है यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन जो है, आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट हो रही हैं, ऑप्टिकल रेंज कि 4000 से आपका 7000 का रेंज हमने इंसिडेंट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ये यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले तो क्या है आपकी इंटेंसिटी घट रही है, ठीक है, और फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एकदम से आपका इंटेंसिटी जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो इसके साथ मैच करेगा। अगर
एमिशन जो हो रहा है वो इंसिडेंट के साथ मैच कर गया तो आपका एम्पलीफाइड होकर हमें इंटेंसिटी जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है ओमेगा नोट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसमिटेड जो बीम है ये उसका इंटेंसिटी है, ठीक है, कि पहले जब तक कोई प्रॉपर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है तो जो आपकी ट्रांसमिट जो रेडिएशन आ रही है उसकी कोई हमें फ्रीक्वेंसी कुछ खास हमें मिलती नहीं है, लेकिन जैसे ये फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है उसके बाद आपकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, तो ये जो चीज़ है आपकी इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की जो एमिट हो रही है या ट्रांसमिट रेडिएशन जो है उसको बुलाते हैं, तो वो कैसे डिपेंड करेगी। अगर हमने एक कॉलम ऑफ लेंथ ले लिया, कॉलम ऑफ लेंथ मतलब हमने किसी एक पर्टिकुलर लेंथ जेड लेंथ का जो है एक्टिव मीडियम ले लिया, उसके ऊपर हमने इंसिडेंट किया रेडिएशन, ठीक है। तो ये एब्जॉर्बिंग मटेरियल हम इसको बुलाएंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। हमने एज्यूम किया कि डी जेड लेंथ पे कितना आपका एब्जॉर्प्शन होगा, वो हम अगर कोशिश करें मेज़र करने की तो वो डिपेंड करेगा आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी है उसका फ्लक्स कितना है। फ्लक्स मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट एरिया वो उसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, कितना नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया जो है एब्जॉर्बिंग मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो इस ये कंसीडर करते हुए आपका जो इंटेंसिटी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब जो हो रही है डी जेड ओवर लेंथ डी जेड, ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है आपका इंसिडेंट फ्लक्स कितना है। तो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, आपकी इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट बीम की वो किस तरीके से चेंज होगी, कितना उसने एब्जॉर्ब किया, ठीक है, कितनी लेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब किया। और ये है आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो कि मटेरियल स्पेसिफिक है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अल्फा ओमेगा हमने लिया, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी हमने आई ओमेगा ली, ठीक है, डी जेड हमने डिस्टेंस ले लिया जिसके ऊपर हम देख रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पे डी आई ओमेगा इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आई को इधर लेके गए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम ओवर द लेंथ 0 to z। मैंने कहा ये पूरी जो कॉलम है उसकी लेंथ z है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं दिस इज लेटर से z इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ आपकी z हो गई है, तो 0 से z आपकी लिमिट हो जाएगी, ठीक है, अल्फा ओमेगा डी जेड। ये पूरा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो ये तो log ऑफ आई बन गया, log ऑफ आई z माइनस log ऑफ आई 0, और ये इधर इंटीग्रेशन आपका चल रहा है, ठीक है। आई ओमेगा जो है ये लोग आ गया ना यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ आई ओमेगा जेड अपॉन log ऑफ आई ओमेगा नॉट 0 पे, ठीक है ना, log ऑफ ए माइनस बी इज log ए ओवर बी लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे ये आपका आ रहा है इंटीग्रेशन 0 to z अल्फा ओमेगा डी जेड। तो यहाँ से हम अगर दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लें, ठीक है, तो यहाँ या एम्प्टी लॉग अगर हम लेंगे तो ये सिंपली बन जाएगा आई ओमेगा जेड, ये उधर जाके आई ओमेगा नॉट, और ये इसका हमें लेना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 to z अल्फा ओमेगा डी जेड, ठीक है, ये होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर होमोजीनियस मीडियम है तो उस केस में क्या होगा, अल्फा ओमेगा जो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वो सेम रहेगा। मीडियम होमोजीनियस है, ठीक है, तो थ्रू आउट द लेंथ ये सेम अमाउंट ऑफ लाइट जो है एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो उस केस में जो है अल्फा ओमेगा जो है हम सेम ले सकते हैं कि भाई वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अल्फा ओमेगा तो आ जाएगा बाहर यहाँ पे इंटीग्रेशन से, और 0 to z डी जेड का इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपका, सिंपली z। ओके, तो यहाँ पे आई जेड जो है दैट इज आई ओमेगा नोट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा ओमेगा जेड, ये बन गया सिंपली। मीन्स आपकी जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस डिपेंड कर रहा है, आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है मीडियम का और उसकी लेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बहुत कम है, लेस देन यूनिटी है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल को ई रेज टू पावर माइनस एक्स और एक्स इज लेस देन 1 तो 1 माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर जो है ये होती हैं टर्म्स, तो 1 माइनस एक्स इसको लेते हुए यहाँ पे ये आई नोट इधर चला गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फाइनल जो आपका एक्सप्रेशन है वो इंटेंसिटी वेरिएशन का वो इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम हायर सेकेंड ऑर्डर भी टर्म लेंगे तो ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू अल्फा ओमेगा जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्टिव मीडियम। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे आता है कि आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है एक पीक जो है ये फ्रीक्वेंसी के साथ बनाता है, और आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जहाँ होता है उसका मैक्सिमम का हाफ आप ले लो,
उस पे जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो आएगा, ठीक है, डेल ओमेगा, उसको हम बोलते हैं हाफ विड्थ ऑफ द लाइन और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। फुल विड्थ यहाँ से यहाँ तक ये फुल विड्थ हो गई एट हाफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का हाफ, इसको हम बोलते हैं FWH। ठीक है, ओके। ये डेल ओमेगा, डेल ओमेगा क्या है, विड्थ ऑफ द कर्व विच इज मतलब कितना है, फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो कर्व है इस तरीके से आपका दिखाई देगा। अगर आपका जो है ये सिर्फ अल्फा ओमेगा जेड के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आपका जो कर्व जो अभी हमने ऊपर दिखाया था ना इंसिडेंट रेडिएशन का ओमेगा के साथ, ये इस तरीके से यहाँ पे ये ओमेगा नोट जो है बन जाएगा, ये दिखाएगा। सेकेंड ये लोगे तो आपका ये इस तरीके से ये तो सॉरी अल्फा ओमेगा वर्सेस ओमेगा है। ओके, तो यहाँ पे ये तो इंटेंसिटी का वेरिएशन है, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का वेरिएशन है विद ओमेगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें, अभी तो हमने बात की कि आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है, अगर हम रेंज का भी इफेक्ट देखें कि इंसिडेंट जो रेडिएशन है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी डी ओमेगा रेंज है, उसकी वेरिएशन अगर हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका चेंज इन एब्जॉर्प्शन जो अटेनुएशन जो होगा इंसिडेंट इंटेंसिटी का, ठीक है, या वेरिएशन जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का, वो डिपेंड करेगा आपका अल्फा ओमेगा आई ओमेगा डी जेड, तो हमने पहले भी लिया था, डी ओमेगा फ्रीक्वेंसी का फैक्टर और एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगा। और फिर से जो है हम इसको वेरिएशन अगर हमें देखनी है पूरे ओवर द फुल लेंथ Z2 ये Z प्लस डी जेड अगर हमने लिया हुआ है, ठीक है, पूरा देखना है तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई डी जेड आ जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देख रहे हैं तो अल्फा ओमेगा डी ओमेगा हमने रख लिया। अल्फा ओमेगा जो है आपका, अब ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, अभी हमने देखा ना, हमने जो अल्फा ओमेगा का कर्व देखा था ना, अभी यहाँ पे अल्फा ओमेगा का कर्व जो है गॉसियन कर्व टाइप जो आ रहा था, यहाँ पे डेल ओमेगा डिपेंड करे थे, तो ओमेगा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन रहेगा, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी कांस्टेंट। आई ओमेगा को हमने यहाँ पे लिख दिया C/N U ओमेगा। यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे ये एक्टिव मीडियम है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन हमने यूनिटी ले लिया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है C/N अगर हमने ली है, तो आपका जो इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट विल बी C/N इंटू यू ओमेगा, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। ओके, और हमने देखा आइंस्टीन कोफिशिएंट के फॉर्म में अगर हम वेरिएशन इंटेंसिटी अगर देखेंगे दैट विल बी डेल आई B12 जो है आपका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है ट्रांजिशन, और फिर डाउनवर्ड ट्रांजिशन जो कितना हो रहा है, उनकी वेरिएशन जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका वेरिएशन इन इंटेंसिटी जो है आइंस्टीन की टर्म में लिख दिया, और ये हमने ऊपर जो एक्सप्रेशन निकाला था वो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था कि किस तरीके से वेरी करता है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन जो है अल्फा ओमेगा डी ओमेगा दैट विल बी दिस फैक्टर डिवाइडेड बाय दिस, ये यहाँ पे आ जाएगा। N1 B12 हमने कॉमन निकाला तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया ये। अब ये B21 और B12 जो है इसको हमने इक्वल अगर हम लेते हैं, B21 जो है G2 इज इक्वल टू G1 B12, ये हमने लिया था इनिशियली, तो यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे G1 G2, यहाँ पे रेशियो जो है आपका आ जाएगा, इट शुड बी ये G1 और ये G2। ओके, ये यहाँ पे रखने के बाद आपका यहाँ पे B21 ओवर B12 इज इक्वल टू G1 ओवर G2। ओके, जो पहले लिखा था वही ठीक था, B21 ओवर B12 इज इक्वल टू G1 ओवर G2। स्टेटिस्टिकल वेट्स जो है हमने यहाँ पे ये वैल्यू हम रख देंगे, तो हमारे पास फिर से जो है हम कोफिशिएंट्स जो निकाल रहे थे रेशियो A21 वर्सेस B21 वो हमने निकाला था H क्रॉस ओमेगा क्यूब दिस, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो आपका जो है B12 जो है G2 ओवर G1 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इधर हम इसमें रखेंगे B12 की वैल्यू। ठीक है, B12 की वैल्यू जो है हमने देखा था B21 जो है दैट इज G1 G2 इंटू B12। ठीक है, यहाँ से B1 और दिस इज इक्वल टू योर, ये हमने निकाला था B21 की वैल्यू जो है, B21 की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, A21 टाइम्स पाई स्क्वायर C क्यूब ओवर H क्रॉस ओमेगा क्यूब।
ये यहाँ पे ऐसे लेके जाएंगे, B21 उधर लेके जाएंगे, ठीक है। और B21 जो है G1 G2 टाइम्स B12 है, यहाँ से B12 जो है निकाल सकते हैं G2 ओवर G1 B21, और B21 की ये वैल्यू हम यहाँ पे एक्सप्रेशन की रख देंगे, तो हमारे पास B12 का फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, और ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो आपके पास ये अटेनुएशन जो एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस अल्फा ओमेगा डी ओमेगा कि ओवर अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा अल्फा ओमेगा का वेरिएशन जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आइंस्टीन कोफिशिएंट की टर्म्स में A21 की फॉर्म में, A21 क्या है, आपके स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन जो हो रहे हैं वो जो कोफिशिएंट है उसकी फॉर्म में जो है आपका आगे, और यहाँ पे ये देखो ये N2 और N1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूले को, इस रिलेशन को हम बोलते हैं फोजर-बेयर-लेडेनबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिज्म दे रहा है एब्जॉर्प्शन जो है आपका उस रेडिएशन का, ओके।